नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे रहस्यमयी पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो हजारों सालों तक दुनिया की नज़रों से ओझल था। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही विशाल और कह सकते हैं एक एडवांस्ड प्राचीन सभ्यता की, जो समय की रेत में कहीं खो सी गई थी। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से कहीं आगे थी, जिसके शहर आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और फिर भी लगभग 4000 सालों तक हमें इसके होने का कोई अंदाजा तक नहीं था। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि इस खोई हुई सभ्यता को आखिर खोजा कैसे गया। फिर देखेंगे उनके शहरों की वो कमाल की प्लानिंग, उनके समाज, उनकी मान्यताओं और व्यापार के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद उनके कुछ खास ठिकानों का एक छोटा सा दौरा करेंगे, और अंत में हम उनके सबसे बड़े रहस्य यानी उनकी लिपि को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी से, जब एक आर्कियोलॉजिकल खोज ने भारतीय इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये हैं मोहनजोदड़ो के विशाल खंडर। सिंधी भाषा में इसका मतलब है मृतकों का टीला। लेकिन ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ महानगर था। इन खंडरों के साइज को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि हम कितनी बड़ी और व्यवस्थित सभ्यता की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसकी खोज का श्रेय जाता है दो लोगों को। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह पर खुदाई की, लेकिन दुनिया के सामने इसकी औपचारिक घोषणा की 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था, जिसने दुनिया को एक बिल्कुल नई प्राचीन सभ्यता से मिलवाया। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सभ्यता को सबसे अनोखा बनाती है, और वो है उनके शहरों की अविश्वसनीय बनावट और प्लानिंग। ये कोई बिखरे हुए गांव नहीं थे, नहीं, बल्कि ये आपस में जुड़े हुए बेहतरीन तरीके से प्लान किए गए शहरों का एक पूरा नेटवर्क था। सच कहूं तो उनकी नगर योजना आज भी उतनी ही रिलेवेंट है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनके शहर ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं बस गए थे। सड़कें एक दूसरे तो बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं, जिसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। घर पक्की ईंटों से बने थे और हर शहर का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था। ये उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी सोच थी, वाकई। 4, 2, 1 ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी के इंजीनियरों की जबरदस्त प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। इसका मतलब यह है कि उनकी हर एक ईंट इसी अनुपात में बनाई गई थी। चाहे आप हड़प्पा में हो या सैकड़ों किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो में, हर ईंट का साइज इसी 4:2:1 के रेशियो में था। सोचिए, स्टैंडर्डाइजेशन का ऐसा लेवल जो उस युग में कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये एक मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी या फिर एक बहुत ही गहरी सांस्कृतिक एकता की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो शहरों की बनावट तो कमाल की थी, लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनका समाज कैसा था? वो किस चीज में विश्वास करते थे? और उनका रहन सहन कैसा था? चलिए पता लगाते हैं। जो भी सबूत मिले हैं, खासकर बड़ी संख्या में मिली महिलाओं की मूर्तियां, उनसे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उनका समाज शायद मात्र सत्तात्मक था, मतलब जहां महिलाओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानित जगह दी जाती थी। उनकी मान्यताएं भी काफी अलग थीं। वे प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे मातृदेवी, पृथ्वी, पेड़, जानवर। स्वास्तिक का चिन्ह भी वहीं से मिला है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी बस्तियों में कहीं भी किसी मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला है। और हां, वे लोहे का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। उनकी मोहरों और कलाकृतियों को देखें तो पता चलता है कि जानवर उनकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते थे, और इन सब में कुबड़ वाला बैल उसे एक पवित्र पशु माना जाता था। शायद ये शक्ति और उर्वरता का प्रतीक था। इसकी तस्वीरें हमें उनकी कला में बार बार देखने को मिलती हैं। आइए अब एक छोटा सा टूर करते हैं और इस सभ्यता के विशाल विस्तार को समझते हैं। देखते हैं इनके कुछ प्रमुख शहर कहाँ-कहाँ थे। तो मोहनजोदाड़ो, जो अब पाकिस्तान में है, वो इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। वहीं अगर भारत की बात करें तो हरियाणा में राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है। हरियाणा में ही भेड़ाना को अब तक का खोजा गया सबसे पुराना शहर माना जाता है। गुजरात का लोथल एक बहुत जरूरी पोर्ट था, जो उनके समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। और धोलावीरा, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, वो में अनोखे 3 टीलों वाले स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है।
और अब हम आते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े, सबसे दिलचस्प रहस्य पर, उनकी लिखी हुई भाषा, जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। ये है सिंधु लिपि, आज भी एक पहेली। ये कोई एबीसीडी जैसी वर्णमाला नहीं है, बल्कि भाव चित्रात्मक है। मतलब इसके चिन्ह किसी आवाज के बजाय पूरे के पूरे आइडिया या चीज को दिखाते हैं। इसमें सैकड़ों अनोखे चिन्ह हैं जो इसे समझना और भी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। खैर, इस पहेली को सुलझाने में एक छोटा सा सुराग जरूर मिला है। वो ये कि ये लिपि ज्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज उर्दू या अरबी लिखी जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी वे बूस्ट्रोफेडन नाम की एक शैली का भी इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब है कि पहली लाइन दाएं से बाएं तो अगली लाइन बाएं से दाएं, फिर अगली दाएं से बाएं, ठीक वैसे ही जैसे कोई बैल खेत जोतता है। ये उनकी सोच की गहराई को दिखाता है। तो हम यहाँ एक बहुत बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। लगभग 100 साल की खोज और पढ़ाई के बाद भी ये रहस्यमयी निशान आज भी खामोश हैं। इनके अंदर क्या राज छिपे हैं? उनकी कहानियां, उनके कानून, उनके गीत, कौन जाने। शायद एक दिन हम इन्हें पढ़ पाएं और इस महान सभ्यता की आवाज को एक बार फिर से सुन पाएं।